स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर अ, इस ऑनलाइन क्लास में। और हम लोग कल निराला जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ पढ़े, संक्षेप में पढ़े, और उसके बाद जो ये जो पाठ है उत्साह और अट नहीं रही है, उनकी दो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में है। तो उत्साह कविता का अर्थ समझने की हम लोगों ने कोशिश की, और कुछ विशेष बातें जो मुझे लग रहा है कि हमें इस पाठ के संबंध में एक बार दोहरा लेना चाहिए, जिससे कि हमें फायदा होगा, हमारी स्मृतियां फिर से उन्हें याद करके फिर से ताज़ा हो जाएंगी। तो एक बार फिर से हम उन कुछ मोटी मोटी बातों पर दृष्टि डाल लेते हैं। लेकिन इससे पहले फिर वही बात कि आप सभी जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना अटेंडेंस दीजिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि कल मैंने आप सभी लोगों से बीच बीच में आपको टेस्ट करने के लिए आपका रोल नंबर लिखा था, और मैंने कहा था कि आप उस पर रिएक्ट करिए, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत कम लोगों ने, मुझे खुशी है कि लगभग 12 से 15 लोगों ने मेरे सवालों का जवाब दिया था। मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, बस ये कह रहा था कि आप लोग वीडियो पर बने हैं कि नहीं बने हैं। तो कुछ लोग, मैंने जो पूछा उसका जवाब कुछ कुछ बच्चों ने दिया, और कुछ हो सकता है कि उठ के चले गए हों, ना हो। तो कल फिर इस बात का ध्यान रखिएगा, और आज के वीडियो में भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं अगर आपसे ऑनलाइन हूं और कुछ पूछता हूं तो आप ध्यान रखें, उस पर जवाब दें, है ना, जिससे कि मुझे ये लगे कि आप वीडियो देख रहे हैं और बने हुए हैं। और अटेंडेंस आप दे देंगे तो मैं फिर वीडियो के अंत में टिक लगा लूंगा कि किन किन बच्चों ने यह कार्यक्रम देखा है, ये जो कक्षा है उसमें बैठकर उसमें पढ़ाने में शामिल हुए हैं। तो आइए हम एक पुनरावृत्ति फिर से ले लेते हैं बच्चों, जो हमने कल पढ़ा था। हम लोगों ने निराला जी की चर्चा करते समय दो तीन प्रमुख बातों को ध्यान दिया था। पहला ये कि निराला जी का जो भाव पक्ष है उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह है निराला जी की कविताओं की दार्शनिकता, निराला जी की कविताओं में क्रांति की चेतना, निराला जी की कविताओं में प्रेम, निराला जी की कविताओं में प्रकृति की सुंदरता का व्यापक वर्णन, निराला जी की कविताओं में सत्ता का प्रतिकार। इन सभी चीजों से, इन सभी बातों से निराला की कविताएं भरी पड़ी हैं। और मैंने यहाँ लिखा भी है कि निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि निराला जी का भाव पक्ष लिखिए, तो आप इन बातों को लिखेंगे। फिर दूसरी बार शिल्प और कला की, कलात्मक रूप से निराला जी की कविताएं कैसी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि निराला जी वह पहले कवि हैं जिन्होंने छंद मुक्त कविताओं की रचना की। तो जो शिल्प है कविता का, शिल्प मतलब होता है बच्चों कविता का जो गढ़न है, जैसा हम कविता लिखते हैं, स्टाइल, पैटर्न, आप जो भी कह लीजिए उसे हम शिल्प कहते हैं। वो कैसा है, तो हमने देखा कि निराला जी वे पहले व्यक्ति हैं, कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वे पहले कवि हैं जिन्होंने कविताओं को छंद के बंधन से मुक्त किया, और इस तरह से कविता आधुनिक बनने की ओर अग्रसर हो गई। कविताओं का हमें आधुनिक स्वरूप दिखने लगा, और कविता एक बंधन से मुक्त होती हुई दिखाई देती है यहाँ पर। फिर हमने कहा कि निराला जी की कविताओं में संगीतात्मकता भी है, उन्हें बहुत आसानी से गाया भी जा सकता है, बहुत ही खूबसूरत गठन है, भाषा बहुत उच्च कोटि की है, बहुत ही अच्छी हिंदी का प्रयोग करते हैं निराला जी। तो इस तरह उनका जो शिल्प है वो बहुत ही शानदार है। इसके साथ ही अलंकारों का प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं, है ना, हर तरह के अलंकार निराला जी के पास दिखाई देते हैं। सुंदर शब्दों का इस्तेमाल कविता को और चमत्कृत करता है। इसके अलावा जो ध्वनियों का इस्तेमाल है, एक उदाहरण तो मैं आपको दिया था कि निराला जी की कविताओं में जो ध्वनियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उत्साह की बात अगर हम करें तो उसमें हमें नाद की ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए शिल्प में आप ध्वनियों का भी उल्लेख कर सकते हैं। तो इस तरह शिल्प की दृष्टि से भी निराला जी की कविताएं अत्यंत उच्च कोटि की हैं।
फिर उत्साह कविता हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि निराला जी किस तरह से बादलों का आह्वान करते हैं, और कहा भी गया है कि यह एक आह्वान गीत है। निराला जी बादलों का आह्वान करते हैं, बादलों से कहते हैं कि ये जो धरती है इस पर लोग बड़े व्याकुल हैं सूरज की गर्मी और तपिश से। सूरज की गर्मी का अपना एक प्रतीक है, अर्थात जुल्म, सितम, इन सभी से, शोषण, इन सब से दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। तो ऐ बादल तुम आओ और लोगों में नवजीवन का संचार कर दो, ऐसा कहते हैं निराला जी। तो एक तरह से बादल यहाँ पर क्रांति के भी प्रतीक हैं। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि किस तरह से बादल क्रांति के प्रतीक हैं, तो आप बताएंगे कि जो बादल हैं वो नवजीवन का संचार करते हैं, दबे कुचले हुए लोगों को उठने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके जीवन में आशा का संचार करते हैं, इसलिए यह एक क्रांति गीत भी है। तो बच्चों फिर हमने देखा कि जो बादल हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बच्चों की कल्पनाओं की तरह निर्मल हैं, काले काले घुंघराले केशों की तरह, बालों की तरह सुंदर हैं, लेकिन उनके हृदय में बिजली चमक रही है, वज्र की ताकत है उनके भीतर। तो एक तरफ बहुत ही कोमल दिखते हैं और दूसरी तरफ इतनी शक्ति है। फिर बादलों की तुलना कवि से करते हैं निराला, और कहते हैं कि जो नया जीवन देने वाला जिस तरह कवि है, जिस तरह कवि की रचनाएं लोगों को नया जीवन देती हैं, उतनी ही ताकत है बादल तुम्हारे भीतर भी है। तो इस तरह से जो उत्साह कविता है बच्चों, ये बहुत ही खूबसूरत कविता है, और इसे कभी आप यूं ही पढ़ लिया करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहरहाल कुछ प्रश्न है बच्चों, उत्साह से उपजने वाले कुछ प्रश्न हैं जो आपके प्रश्न और अभ्यास में नहीं दिए गए हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, मैंने उन्हें नोट कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो उन प्रश्नों को, आप कागज और कलम लेके बैठे हैं, अगर आप पेंसिल लेके बैठे हैं तो इन प्रश्नों को थोड़ा नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। मैं इन प्रश्नों को आपसे साझा कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, और मुझे लगता है कि इसी तरह के प्रश्न, अगर इस कविता से कोई किसी तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, तो वो ऐसे ही प्रश्न होंगे। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है कि निराला जी की कविताओं का भाव पक्ष और कला पक्ष लिखिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया अभी पुनरावृत्ति में कि निराला जी की कविताओं का भाव पक्ष और कला पक्ष किस तरह का है, तो ये प्रश्न बन सकता है। फिर उत्साह कविता में नाद सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। याद करिए, कल मैं नाद सौंदर्य पर आपसे बातचीत कर रहा था। नाद सौंदर्य बहुत ही कविता को बहुत ही ध्वनियों से संपन्न बनाता है। नाद वह ध्वनि है जो दुनिया की मूल ध्वनि कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नाद सबसे प्राचीन स्वर है ना। तो वह ध्वनि कविताओं में शब्दों के माध्यम से उत्पन्न होती है, और कविताओं ने, और निराला जी ने अपनी कविताओं में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि उनका उच्चारण करने में हम भाव से भर जाते हैं और जोर जोर से नाद का उच्चारण करने लगते हैं। हमारे भीतर नाद स्वर का संचार हो जाता है ना। इसलिए हम आक्रोश में, रोष में इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं, हमारे भीतर उत्तेजना पैदा हो जाती है, हम पुलकित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, और तब उस कविता का पाठ करते हैं। तो हमें निराला जी की कविताओं में नाद स्वर सुनाई देते हैं। तो वही पूछेंगे कि उत्साह में नाद कैसे सुनाई दे रहा है, तो आप ये उत्तर लिखेंगे। फिर कवि ने बादलों की तुलना किससे की है ना। बादल को किसके किसके समान बताया है, तो कभी वो कहते हैं कि बच्चों की कल्पनाओं की तरह पवित्र हो, फिर कभी कहते हैं कि आप काले घुंघराले केशों की तरह सुंदर दिखाई दे रहे हैं, फिर अज्ञात दिशा से आने वाले किसी माने क्रांति का संदेश लाने वाले, अज्ञात दिशा से आने वाला कहते हैं बादलों को। फिर कहते हैं कि तुम्हारे भीतर वज्र की ताकत है। नवजीवन वाले कवि से तुलना करते हैं निराला। तो तीन चीजों से तो सीधे सीधे तुलना करते हैं, बच्चों की कल्पना, घुंघराले केशों से, और नवजीवन वाले कवि से, और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे भीतर वज्र की ताकत है। तो ये तुलना करते हैं बादलों की, इससे प्रश्न उठ सकता है। फिर कवि बादलों को नवजीवन देने वाला क्यों कहता है, नया जीवन देने वाला कहता है? वो तो मैंने आपको व्याख्या में बताया कि सूरज की तपिश से,
सूरज की तपिश यहाँ किसका प्रतीक है? शोषण का प्रतीक है। उससे पूरी दुनिया सताई हुई सी लग रही है। तो जब बादल आते हैं और बारिश होती है तो लोगों को राहत मिलता है, लोगों को शीतलता मिलती है, उनकी व्याकुलता समाप्त होती है और लोगों को नया जीवन मिलता है। फिर इसी तरह से जो अगला प्रश्न है कि बादलों को वज्र के समान क्यों कहते हैं, है ना? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि वज्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली शस्त्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वज्र इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली शस्त्र है और ये इंद्र का शस्त्र है और दधीची की हड्डियों से इसे बनाया गया था। तो कवि का मानना यह है कि बादलों के भीतर जो बिजली कड़क रही है वह बिजली कुछ और नहीं बल्कि वज्र है। ये वज्र की ही शक्ति है जो बादलों के भीतर बिजली के रूप में दिखाई देती है। इसलिए कविता को वज्र की शक्ति से संपन्न निराला कहते हैं। फिर बादलों के हृदय में किसकी छवि है? तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। मतलब कि बादलों के उर में, उर मतलब हृदय, बादलों के हृदय में बिजली की छवि है और उसमें वज्र की सी ताकत है। यह प्रश्न उठ सकता है। फिर प्रश्न है कि बादलों के आने से पहले लोगों की हालत कैसी थी? मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि लोग सताए हुए, पीड़ित, व्याकुल और अनमने से, व्याकुल से दिखाई दे रहे हैं, शोषण से पीड़ित हैं, ताप से पीड़ित हैं, दुनिया के अत्याचार से पीड़ित हैं। तो बादलों के आने से पहले लोगों की हालत अत्यंत खराब है और पीड़ा और दुखदायक है, पीड़ाजनक और दुखदायक है। फिर अगला प्रश्न ये उठ सकता है कि लोग व्याकुल क्यों हैं? तो मैं तो बार बार आपको बता रहा हूं कि शोषण से, शोषण जो दुनिया का है, अत्याचार जो दुनिया का है, बड़े लोग छोटे लोगों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, धनवान लोग गरीबों का जो शोषण कर रहे हैं, तो ये सब जो चीजें हैं वो उन सब के कारण लोग व्याकुल हैं। फिर अगला प्रश्न है कि तपती धरती को कौन शीतल करता है और कैसे? जाहिर सी बात है, हम सब बादलों की बात कर रहे हैं, तो तपती धरती को बादल शीतल करते हैं। कैसे शीतल करते हैं? खूब मूसलाधार बारिश करते हैं। और इसे अगर प्रतीक के रूप में लीजिए तो बादल जो है क्रांति का वाहक है, संदेश वाहक है। तो आप लिख सकते हैं कि क्रांति के माध्यम से परिवर्तन की बात निराला कह रहे हैं। तो धरती को क्रांति के दूत शीतल कर रहे हैं। क्रांति के दूतों का कहना है कि वे दुनिया को बदल देंगे। फिर कविता में क्रांति की चेतना किस तरह दिखाई देती है? भाई, हर लाइन में, हर पंक्ति में क्रांति की चेतना दिखाई देती है। खास तौर पर जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें तो निराला कहते ही हैं कि यह बादल जो व्याकुल लोग हैं, जो विश्व निदाघ के सकल जन हैं, मतलब जो तपिश में तपे और पके हुए लोग हैं, परेशान लोग हैं, उन्हें तुम आकर जगाओ, क्रांति करो, क्रांति की चेतना पैदा करो। फिर प्रश्न उठ सकता है कि कवि किसका आह्वान कर रहे हैं? बहुत ही आसान जवाब है इसका, कवि बादलों का आह्वान कर रहे हैं। और शीर्षक पर भी मैंने देखा है बच्चों की, शीर्षक पर भी सवाल, प्रश्न आते हैं कि कविता का जो शीर्षक है निराला ने उत्साह रखा है। तो उत्साह क्यों रखा है? क्या आप इससे सहमत हैं? क्रांति क्यों नहीं रखा? या क्रांति के दूत मेघ, ऐसा क्यों नहीं रखा? तो ठीक है, और भी दूसरे शीर्षक हो सकते हैं, लेकिन उत्साह पर अगर हम बातचीत करें तो हम ये कह सकते हैं कि कविता को पढ़ते ही मन के भीतर उत्साह का संचार होने लगता है। जो सताए हुए पीड़ित जन हैं उनके भीतर आशा का और उम्मीद का संचार होने लगता है। बादल उम्मीद के प्रतीक हैं। जैसे हम कल्पना करें कि सूखी हुई धरती है, चारों ओर सूखा पड़ा हुआ है, ऐसे में बादल जब पानी से भरे हुए होते हैं और आते हैं तो बादलों को देखकर लोगों के भीतर उत्साह पैदा होता है, उम्मीद पैदा होती है, और एक बार बारिश हो जाती है तो उत्साह के साथ लोग खेतों में निकल जाते हैं। तो मतलब ये कि हर जगह उत्साह का मामला है। इसलिए इस कविता का नाम, इस कविता का शीर्षक निराला ने उत्साह रखा, और यह बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा शीर्षक प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि अब हम उत्साह कविता पर बातचीत को यहीं विराम दें
और जो अगली कविता है निराला जी की वो है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता जब आप पढ़ेंगे बच्चों तो आपको लगेगा कि निराला जी के दो रूप एकदम एक साथ दिखाई दे दिया आपको। एक बार जब आप उत्साह कविता पढ़े तो आप रोमांचित हो गए, एकदम आपको लगा कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि दुनिया बदल जाए, है ना। और उसमें नाद सौंदर्य है, जोर जोर से गाने वाली पढ़ने वाली कविता है और मन में रोमांच पैदा कर देने वाली कविता है ना। वज्र की ताकत वाली कविता है, लोगों को नया जीवन देने वाली कविता है। लेकिन अट नहीं रही है जो कविता है वो उतनी ही सुकोमल, बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम सुकोमल कविता है बच्चों। मन को ठंडक से भर देने वाली कविता है और प्रकृति के सौंदर्य की कविता है। निराला आपको उड़ाकर वसंत ऋतु की ओर ले जाते हैं और कुछ ही पंक्तियों में वसंत के सौंदर्य को आपके सामने उठाकर रख देते हैं कि देखिए ये वसंत पर एक कविता है, इसे आप देखिए। बच्चों आप इस कविता को पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे तो आपको लगेगा कि निराला वसंत को कितनी बारीकी से समझते थे। वसंत का मौसम आप जानते हैं ना, कौन सा मौसम होता है वसंत, सोच के बताइए। चलिए नीचे लिखिएगा कि आप वसंत का मौसम किसे मानते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब जाड़े का दिन खत्म होता रहता है और गर्मी का मौसम आने वाला होता है तो जो ये एक संधि काल है उसे ही वसंत कहते हैं। न तो गर्मी होती है न ठंड, शाम थोड़ी सी ठंडी, दिन थोड़ा गुनगुना और रातें एकदम शीतल और बहुत ही खुशनुमा हवा चलती है, हवाएं चलती हैं, बहुत ही सुंदर माहौल होता है, लोग बड़े स्वस्थ दिखाई देते हैं। प्रकृति जो है वो इतनी खूबसूरत दिखाई देती है ऐसे मौसम में कि वो अपनी पीली पत्तियों को गिरा देती है, हर वृक्ष पर नए पत्ते आते हैं। होली क्रॉस स्कूल में बच्चों आप देखे होंगे कि हम लोगों का जो गार्डन है, जो बगीचा है, जो हमारा असेंबली ग्राउंड है, प्रार्थना सभा जो है हमारी, वो हरे भरे वृक्षों से, वह प्रार्थना का जो प्रांगण है वो हरे भरे वृक्षों से भरा पड़ा हुआ है। आप देखते हैं ना कि जब होली का समय आने को होता है तो वृक्ष में एकदम चटक हरे रंग की पत्तियां शुरू हो जाती हैं, आने शुरू हो जाती हैं और जो बॉटल फ्लावर है वो भी फूलना शुरू कर देता है और अशोक पर फूल आ जाते हैं, बोगनवेलिया लाल लाल खिल जाता है, कितना खूबसूरत दिखता है। हमारा जो प्रांगण है वो बिल्कुल बदल जाता है। आप कभी गौर किए हैं, इतने लंबे समय से आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, वसंत में हमारे स्कूल का जो सौंदर्य है वो कैसा है, आप इस पर कभी गौर किए हैं? बताइए। बचपन से आप पढ़ रहे हैं, पूरा 12 साल, आप अब तक 10वीं में है तो 12 साल आप स्कूल को दे चुके हैं। कभी आपने गौर किया कि हमारा जो प्रांगण है वो कितना खूबसूरत दिखाई देता है, हरे हरे वृक्षों से लदा हुआ, है ना? सोचिए जरा, अशोक के वृक्ष लगे हुए हैं चारों ओर और जो हमारा जो बाउंड्री वॉल है उस पर बोगनवेलिया जो लाल सफेद और तरह तरह के रंगों का है, मुझे तो पूरा दृश्य याद आ रहा है। और जो बॉटल फ्लावर जो हम बोलते हैं उसका भी एक वृक्ष है सामने ही। और जो हमारा हिंदी मीडियम ग्राउंड है उधर जब आप बढ़ते हैं तो देखिए कितने खूबसूरत वृक्ष लगे हुए हैं, है ना। तो वसंत के समय में आप कभी गौर करिएगा या फिर आप कभी शहर से बाहर निकलिएगा तो जब आप अपने आसपास थोड़े से, सरगुजा का माहौल तो ऐसा है कि थोड़ा सा बाहर निकले तो जंगल दिखाई देने लगते हैं, तो आप चारों ओर देखिएगा आपको हरा हरा दिखाई देगा और बीच में पलाश का जो फूल है नारंगी कलर का खिलता है और वसंत के मौसम में पूरा जो वृक्ष है बच्चों वो नारंगी कलर के फूल से लद जाता है। समझ रहे हैं आप? और कोई एक वृक्ष नहीं होता जंगल में, अगर पलाश है तो दूर दूर तक पलाश ही है। समझ रहे हैं आप? तो पलाश के फूल जब फूल खिलते हैं बच्चों तो लगता है कि जंगल में आग लग गई है। जो आग का जो रंग है वो जंगल में दिखाई देने लगता है। तो पलाश जब खिल जाया करते हैं तो वसंत का जो मौसम है वह देखते ही बनता है। तो
यही जो मौसम है इसकी खूबसूरती कविता के माध्यम से आपके सामने निराला रखते हैं। निराला ये कहते हैं कि जो मौसम सुंदर है वो तो है ही है, इतनी अच्छी खुशबू है, इतनी अच्छी हवा है कि मेरे पूरे फेफड़े में भर जा रही है ये हवा। आप सोचिए कि जब आप शहर से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो इतनी अच्छी हवा, ऑक्सीजन से भरी हुई हवा, प्राणवायु से भरी हुई हवा आपके शरीर में अंदर घुसती है। कितना अच्छा लगता है जब आप बाहर जंगलों की तरफ जाते हैं और सांस लेते हैं। अभी भी जिसका घर थोड़ा सा बाहर है शहर के, तो शहर के बाहर की जो हवा है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी साफ है, इतनी स्वच्छ है कि शहर की हवा उसके सामने फीकी पड़ जाती है। तो वसंत के मौसम में इतना खूबसूरत वातावरण होता है बच्चों। तो उसी सुंदर वातावरण का जो वर्णन है वो अट नहीं रही है कविता में निराला जी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कविता है, देखिए मैंने यहाँ पर इस कविता को यहाँ पर डाला है। आपके स्क्रीन पे ये कविता आएगी और नीचे मैं उसका वाचन कर रहा हूं। वो उस कविता का आदर्श वाचन है। आइए सुनते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कैसा लगा? तो ये जो इतनी खूबसूरत कविता है, जब हम इसका अर्थ समझेंगे, जब हम इसकी व्याख्या समझेंगे तो हमको और आनंद आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं सीधे कविता पे आता हूं। कविता तो आप सुन लिए, मैंने आपको सुनवा दिया, और अब हम इसकी व्याख्या करते हैं, समझते हैं कि कविता की इन पंक्तियों में महाप्राण निराला क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए किताब में आप अपनी कविता जो है वो पन्ना खोल लीजिए, और मैं भी किताब अपनी हाथ में ले लेता हूं। ये मैंने अपने हाथ में अपनी किताब ले ली, और अब हम इसे शुरू करते हैं। ठीक है, अट नहीं रही है। अटना मतलब क्या होता है? अट नहीं रही है, क्या अट नहीं रही है? बहुत सारे सवाल हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि एक छोटी सी जगह है और वहां पर हमें बहुत सारी चीजें रखनी है। जैसे एक छोटा सा कमरा है और हम बहुत सारा सामान रखना चाहते हैं, तो हम कहते हैं अरे भाई ये सामान अट नहीं रहा है। मतलब ये जो जगह है उस जगह पर रखने से ज्यादा सामान हमारे पास है, और ये सामान इस जगह पर रखा नहीं रहा है, इसलिए हम कहते हैं अट नहीं रहा है। समाना है ना, तो समा नहीं रहा है। तो कवि ऐसा फागुन के सौंदर्य के बारे में कहते हैं, सुंदरता के बारे में कहते हैं कि ये सुंदरता, प्रकृति का ये जो सौंदर्य है, ये जो खूबसूरत वातावरण है, ये जो खूबसूरत प्रकृति दिखाई दे रही है, ये मेरे आंखों में समा नहीं रही है, अट नहीं रही है, यहां भी अट नहीं रही है। और मेरे दिल में जो जगह है सौंदर्य को अपने अंदर अटा लेने की, तो वहां पर भी अट नहीं रही है। इतना ज्यादा सौंदर्य चारों ओर फैला हुआ है। समझ रहे हैं आप? इसलिए निराला कह रहे हैं कि अट नहीं रही है।
इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है, इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है, इतनी खूबसूरती है, प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है कि मेरे हृदय में सौंदर्य को समाहित करने के लिए जो जगह बना है उस जगह से बहुत ज्यादा है ये सौंदर्य। इसलिए मैं इस खूबसूरती को अपने भीतर अटा नहीं पा रहा हूं। ये कहना चाहते हैं निराला। कह रहे हैं कि अट नहीं रही है फागुन की आभा। देखिए, अट नहीं रही है फागुन की आभा, फागुन की तन सट नहीं रही है। ये जो फागुन का सौंदर्य है वह इतना विराट है, इतना व्यापक है, इतना सुंदर है कि मेरे भीतर समा नहीं रहा है। यह फागुन का सौंदर्य इतना सुंदर है, मैं इसे अपने से सटा लेना चाहता हूं, अपनी बाहों में इस सौंदर्य को भर लेना चाहता हूं, लेकिन ये इतना ज्यादा है कि ये मुझसे सट भी नहीं रही है और मेरे भीतर अट भी नहीं रही है। सोचिए, आप वसंत पर और भी ढेरों कविताएं पढ़े होंगे, लेकिन क्या इस तरह से वसंत को देखने वाला कोई मिला आपको? बहुत सारी कविताएं आप वसंत की पढ़े होंगे, बहुत सारी, सखी वसंत आया और ये सब तमाम बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आप पढ़े हैं और श्रेष्ठ कविताएं पढ़े हैं वसंत पर। लेकिन वसंत को इस तरह से देखने वाला कि ऐ मित्र, ऐ सखी, ये जो वसंत है इतना ज्यादा सुंदर है कि मैं इसको अपने भीतर भर लेना चाहता हूं या भर लेना चाहती हूं, लेकिन ये सौंदर्य तो मेरे भीतर अट ही नहीं रहा है। इतनी खूबसूरती है ना। सौंदर्य को एक मात्रा की तरह देखते हैं, क्वांटिटी की तरह देखते हैं निराला, और कहते हैं तन सट नहीं रही है। इतनी ज्यादा है कि मेरे तन पर सट भी नहीं रही है। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की। आभा मतलब होता है सौंदर्य, खूबसूरती, सुंदरता, चमक माफ करिएगा, चमक, यह सभी चीजें आभा है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन को एक बार और समझ लीजिए, वसंत को फागुन भी कहते हैं, मतलब होली से 15 दिन पहले और होली से 15 दिन बाद, ऐसा आप मान लीजिए। होली को वसंतोत्सव भी कहते हैं। तो यही वो जो दौर है ना, मार्च का महीना, मार्च और आधा अप्रैल, अप्रैल तो खैर थोड़ा गर्म होने लगता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आधा फरवरी से पूरा मार्च, ये वसंत है। इतना आप समझ लीजिए, यही वसंत है और इसी के सौंदर्य की बात कवि कह रहे हैं। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। वसंत को यहां पर एक व्यक्ति की तरह देख रहे हैं। कहते हैं ऐ वसंत, ऐ प्रकृति, ऐ वसंत, तुम सांस लेते हो। वसंत को एक व्यक्ति की तरह देख रहे हैं। कह रहे हैं ऐ वसंत, तुम सांस लेते हो तो तुम्हारे सांस लेने से हवाएं चलती हैं। तो ऐ वसंत, जब तुम सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो। ये जो तुम्हारी सुगंधित हवाएं चल रही हैं, जो एकदम मन को खुश कर देने वाली, मन को प्रसन्न कर देने वाली, फूलों की खुशबुओं से भरी तुम्हारी ये जो हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं से तुम घर 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 को, हर घर को भर देते हो। तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हारी हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है कि तुम सांस ले रहे हो, और जब तुम सांस ले रहे हो तो हवाएं चलने लगती हैं, तो वो हवाएं जो हैं वो हर घर में, घर घर में भर जाती हैं और समझ में आने लगता है कि ये वसंत की हवाएं चल रही हैं। आप खुद सोचिए बच्चों, अगर हवाएं आपके आसपास ना हो तो क्या हम सांस ले पाएंगे? तो कवि बिल्कुल सच्चा है, कवि बिल्कुल सच कह रहे हैं कि ऐ वसंत, तुम सांस लेते हो तो हवाएं चलने लगती हैं, और ये हवाएं इतनी खूबसूरत हैं, इतनी सुगंधित हैं, इतनी अच्छी हैं कि वे चल रही हैं तो लोगों को उसका एहसास होने लगता है कि ओ, ये तो वसंत की हवा है। देखिए, वसंत की हवाएं दूसरी हवाओं से अलग क्यों हैं? हर मौसम की एक खुशबू होती है बच्चों। बारिश की खुशबू, मिट्टी का सौंधापन, है ना, जाड़े की खुशबू, है ना, रूखापन, एकदम माने सूखी हुई हवा जाड़े की होती है, नमी बिल्कुल नहीं होती है। गर्मियों की हवा
थोड़ा थोड़ा लू लू का असर जब चलता है तो उसकी एक अपनी अलग महक होती है। और वसंत की जो हवा होती है बहुत खुशबूदार और सुगंधित, शरीर को सहलाने वाली हवा होती है। तो वही कह रहे हैं कि ऐ वसंत, तुम सांस लेते हो तो ऐसा लगता है कि हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं घर घर में भर जा रही हैं, और हम समझ जा रहे हैं कि ये कोई ऐसी वैसी हवा हवा नहीं चल रही है, यह हवा वसंत की हवा चल रही है। ठीक है बच्चों, ये व्याख्या है बच्चों, मैं इसे बहुत ही खोल कर इस कविता को आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब अगली लाइन है, पंक्तियां। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। पर मतलब होता है पंख। उड़ने को नभ में, नभ मतलब आकाश, उड़ने के लिए नभ में तुम पर पर कर देते हो, पंख ही पंख नजर आते हैं। मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, कविता को हमेशा अपने स्पेस से समझना चाहिए। कवि कुछ ही शब्दों में ढेर सारी बातें कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि मैं प्रतीकों में अपनी बात कह दूं और लोग उसकी व्याख्या करें और उसे समझें। तो कह रहे हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ऐ वसंत, जब तुम्हारी हवाएं चलने लगती हैं, आकाश में फैल जाती हैं तुम्हारी हवाएं, तो तुम्हारा ये जो आकाश है वो पंख ही पंख हो जाता है उसमें। मतलब क्या हुआ? मतलब ये आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि आकाश में पंख जो है छोटे छोटे उड़ने लगे, ऐसा नहीं। आकाश में पंख ही पंख का हो जाने का मतलब है कि ढेर सारे पक्षी उड़ रहे हैं। समझे आप? उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ऐ वसंत, इतनी खूबसूरत फिजा है तुम्हारी, इतनी खूबसूरत हवाएं हैं तुम्हारी, और इतना खूबसूरत आकाश है तुम्हारा, इतना निर्मल और स्वच्छ आकाश है तुम्हारा कि इसमें तमाम पक्षी जो हैं आनंद से उड़ने लगते हैं। पंख ही पंख, पक्षी ही पक्षी इसमें दिखाई देते हैं। देखिए बच्चों, वसंत के मौसम में आपको नाना प्रकार के पक्षी दिखाई देंगे। आप खुद अपने स्कूल की याद करिए ना, जब आप बारामदे में टहलते रहते थे तो जो वृक्ष है उस पर कभी पीली चिड़िया दिखाई दे जाती थी, कभी छोटी सी जो फुदकने वाली चिड़िया है वो दिखाई दे जाती थी, कभी बुलबुल दिखाई दे जाती थी, कभी आप क्लास में बैठे थे तो याद करिए कोयल का कूकना, ये तो आप खूब सुने होंगे, है ना? और ये कब होता था? वसंत के महीने में, याद करिए होली के आसपास। तो निराला कह रहे हैं कि ऐ वसंत, तुम्हारा यह आकाश बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्वच्छ है, बहुत ही साफ सुथरा है, और इसमें तुम्हारे सांस लेने से जो हवाएं चल रही हैं वो बहुत ही सुगंधित हैं, और इतने सुंदर वातावरण में मुझे पंख ही पंख दिखाई दे रहे हैं, पक्षी ही पक्षी दिखाई दे रहे हैं, तुम इतने खूबसूरत हो। देखिए, ये वही निराला है जो कि पिछले पीरियड में आप नाद सौंदर्य से भरी हुई और क्रांति की कविता सुन रहे थे। वहां पर निराला कितने आक्रामक दिखाई देते हैं और यहां पर निराला कितने शांत दिखाई दे रहे हैं। ये वह कवि है जो अभी वसंत के मौसम में किसी जंगल में घूम रहा है या किसी झरने के किनारे बैठा हुआ है। आगे की पंक्तियां देखिए। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। क्या मतलब हुआ इसका? आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि तुम इतने सुंदर हो कि मैं तुम्हें देखने लगा वसंत। ये जो तुम फैले हुए हो पूरी प्रकृति में, तो तुम इतने सुंदर हो कि मैंने चाहा कि मैं अपनी आंखें बस अब हटा लूं तुम्हारी ओर से। तो तुम इतने सुंदर हो कि मैं अपनी आंखें भी चाहता हूं कि हटा लूं, तो हटा नहीं पा रहा हूं। मेरी आंखें जो है वो तुम्हें एकटक देखना चाहती हैं, तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारी प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि मैं चाहता हूं कि एक बार अपनी आंख हटा लूं, अब ना देखूं, लेकिन जी नहीं मानता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इसका एक और अर्थ निकलता है बच्चों कि कवि इधर देख रहा है आंखों से, इधर खूबसूरती फैली हुई है, आंख हटाया कवि ने, इधर कर लिया, इधर भी बहुत खूबसूरती फैली हुई है, इधर से आंख हटाया, इधर कर लिया,
इधर और सुंदरता फैली हुई है। अब इधर से आंख हटाया कवि, इधर कर लिया, इधर भी खूबसूरती फैली हुई है। अब इधर से आंख हटाया कवि, पीछे देखने लगा, उधर भी खूबसूरती फैली हुई है। तो कवि कहते हैं कि आंख हटाता हूं, चारों ओर अपनी आंख हटाता हूं मैं, लेकिन ये मेरी आंखें हट ही नहीं रही हैं। जिधर भी हटाता हूं उधर ही तुम हो, और इतने सुंदर हो कि आंखें बंद भी नहीं कर पा रहा हूं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, फागुन की आभा तन सट नहीं रही है। अब आगे की पंक्तियां क्या कहती हैं? अब उसके सौंदर्य का विश्लेषण कर रहे हैं कि फागुन के समय में प्रकृति दिखती कैसी है। कह रहे हैं, पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, तरह तरह के रंगों की सत्ता है यहां पर। ऐ फागुन, पत्तों से लदी डाल, ऐ फागुन, तुम्हारी ये जो वृक्ष हैं उनकी जो डंगाले हैं वो हरे हरे पत्तों से लद गई हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं लाल लाल फूल खिले हुए हैं। मैंने आपसे कहा था ना बच्चों की पलाश के फूल, टेसू के फूल, हरसिंगार के फूल, गुलमोहर के फूल, ये कुछ ऐसे फूल हैं जो वसंत के मौसम में खिलते हैं और पूरा वृक्ष भर जाता है इन फूलों से। कभी देखा है आपने किसी गुलमोहर के पौधे को फूला हुआ देखा है आपने? नहीं देखा है। हमारे स्कूल में बोगनवेलिया है ना, उसे देखा है फूलते हुए। किस तरह से फूल से पूरी डंगाल लद जाती है, तो कहीं हरी कहीं लाल। आप अपने स्कूल की ही कल्पना कीजिए ना कि जो पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, बिल्कुल हरा हरा, ग्रीनरी जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में, हरा हरा दिखाई देने लगता है, और बीच में ये जो फूल खिलते हैं जिनसे पूरे डंगाल लद जाया करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आग लगा हुआ है ना। तो वही कह रहे हैं कवि, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, और कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। आगे की दो पंक्तियां कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, इसका अर्थ हमने समझा। फिर दो पंक्तियां कि कहीं पड़ी है उर में, उर मतलब हृदय, ऐ वसंत, ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में कुछ पड़ा है। क्या पड़ा है? मंद गंध पुष्प माल, मेरे हृदय में भीनी भीनी खुशबू और पुष्प माल, फूलों की माला। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि मेरे भीतर मंद गंध मतलब भीनी भीनी खुशबू। अब मान लीजिए भीनी खुशबू और तेज खुशबू में अंतर तो आप समझते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक सेंट की शीशी आपके सामने लाऊं, आपका मुंह ऐसे पकड़ूं और नाक के पास शीशी को लगा दूं, लो बहुत अच्छी खुशबू है, इसे सूंघ लो, तो आप कहेंगे ओ बहुत तेज खुशबू है, ये अच्छा नहीं लगा मुझे। लेकिन अगर उसी खुशबू में से मैं सिर्फ एक बूंद निकाल कर और कहीं लगा दूं, तो जब भी आप उधर से गुजरेंगे तो आप खोजने लगेंगे कहां से ये खुशबू आ रही है। इसे कहते हैं भीनी खुशबू, मंद खुशबू। आप ही देखिए ना, आपके आसपास कोई बहुत तेज सेंट लगा के आता है तो आपका सर चढ़ जाता है, लेकिन कहीं कोई बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है तो आपको कितना अच्छा लगता है। आपको लगता है कि बस ऐसी खुशबू हल्की हल्की आती रहे। तो वही कह रहे हैं कि जो दो लाइनें हैं, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, ऐसा लग रहा है ऐ वसंत कि मेरे हृदय में कहीं पर पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? कहीं पर भीनी भीनी खुशबू है और कहीं पर फूलों से लदी हुई माला है। कहां? मेरे हृदय में। बाहर तो ये है ही है, मेरे हृदय में भी खुशबू है, मेरे हृदय में भी फूलों की सुगंध है, मेरे हृदय में भी फूलों की माला है। ऐसा कहते हैं कवि। ये कवि कह रहे हैं, कवि ऐसा महसूस कर रहे हैं और सीधे सीधे वसंत से बातचीत कर रहे हैं। फिर देखिए अंतिम दो लाइनें, पाट पाट शोभा श्री। पाट पाट मतलब जगह जगह पर, हर जगह पर, कोने कोने में। पाट पाट शोभा श्री,
शोभाश्री मतलब सौंदर्य की देवी, सुंदरता की देवी। ऐ वसंत, ऐसा लगता है कि तुम्हारे हर जगह सौंदर्य की देवी का साम्राज्य है। हर जगह तुम्हारे साथ सौंदर्य की देवी खड़ी है। सुंदरता की देवी प्रकृति जो है वो बिल्कुल सुंदर देवी की तरह खड़ी है हर जगह। पाट पाट शोभाश्री। ऐ वसंत, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो खाली है। हर कोने में, हर जगह पर सौंदर्य की देवी का साम्राज्य बिखरा पड़ा है। साम्राज्य दिखाई दे रहा है, साम्राज्य फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सौंदर्य की देवी ने तुम्हारे साम्राज्य, माने सौंदर्य की देवी ने वो तुम्हारे साथ खड़ी है और तुम्हारा जो भी कोना है, जो भी जगह है, उन सब पर सौंदर्य की देवी विराजमान है। फिर कहते हैं पट नहीं रही है। पटाना मतलब पट नहीं रही है, मतलब मैं उससे मित्रता करना चाहता हूं लेकिन उसमें भी असफल हूं। मैं उससे सुलह करना चाहता हूं, मैं उसे अपना बना लेना चाहता हूं। ये जो सौंदर्य है तुम्हारा, इस समस्त सौंदर्य को अपने भीतर उतार लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा हूं। तुम इतने व्यापक हो, इतने व्यापक हो कि मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूं। तो बच्चों देखिए, ये वही निराला जी हैं, है ना, जिनकी एक कविता आप पढ़े तो आपको लगा कि ये कोई वीर रस की कविता है, उत्साह, है ना। और उसी कवि की एक कविता पढ़ रहे हैं जो सौंदर्य पर है। तो एक कवि के भीतर ये दो स्वर आपको सुनाई दे रहे हैं। तो जो मैंने आपसे कहा ना यहां पर कि मतलब यहां पर हमें जो छायावादी प्रभाव है ना, जो मैंने छायावादी प्रभाव की बात की थी कि छायावादी कविताओं में प्रकृति का प्रभाव दिखाई देता है कवि पर। मैंने कल कहा था कि कवि जो है वो अपने दुखों और सुखों की बात प्रकृति के माध्यम से कहता है। ये छायावाद की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो मुझे लगता है बच्चों की निराला जी की ये जो कविता है वो उस समय की है जब निराला जी छायावादी प्रभाव में रहे होंगे और उस प्रभाव से प्रभावित होकर के वो प्रकृति की कविताएं, खूबसूरत कविताएं, सुंदर कविताएं लिख रहे थे। ये उस समय की कविता, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय की ये कविता है। या निराला जी पर छायावादी प्रभाव जब कभी हमें दिखाई देता है तो इस तरह की कविताओं से दिखाई देता है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आप दोनों कविताओं का अर्थ समझ लिए और ये जो वीडियो है वो आपके पास है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें और इससे आप अर्थ अपनी कॉपी में लिख लें। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आप लोगों को एक लिखा हुआ अर्थ स्क्रीन पे दे दूं, आप उसे रोक रोक करके लिखेंगे, या फिर मैं जो आपको समझा रहा हूं इसे आप वीडियो पॉज करके और आप अर्थ लिख लेंगे। ये तो मैंने व्याख्या की है, बहुत बृहद व्याख्या की है, तो इसे संक्षेप में करके आप लिख लेंगे क्या? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आप लोग कहेंगे कि सर इसका अर्थ लिखा हुआ आप हमें स्क्रीन पर दे दीजिए, हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप तक तो पहुंचाने का तरीका यही है कि या तो मैं रुक रुक करके बोलूं और आप मेरी बात सुन सुन करके लिखें, तो वो बहुत उबाऊ हो जाएगा, वो क्लास में ही अच्छा लगता है। तो मेरे पास दो तरीका है आपको अर्थ लिखवाने का, कि मैं इन दोनों कविताओं का अर्थ लिख दूं और आप स्क्रीन पर उसे रोक लीजिए और उसको उतार लीजिए। ये एक तरीका है। और या फिर ये जो मैंने आपको समझाया इसे समझिए, इसे सोचिए और स्वयं से अर्थ लिखने की कोशिश करिए। वैसे अगर आप मुझसे पूछिएगा कि मैं क्या चाहता हूं, तो मैं तो यही चाहता हूं कि इस कविता की व्याख्या को आप बहुत गहराई से समझिए और अपने शब्दों में, अपनी शैली में लिखिए। ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है, अपनी शैली विकसित करना। मैंने तो समझा ही दिया है आपको, तो आप लोग मुझे बताएंगे। कुछ बच्चे व्हाट्सएप में मुझसे पूछ रहे थे, यही बात चली है तो मैं बता दूं कि सर कॉपी कैसे बनाना है।
तो बच्चों उसमें कोई खास बात नहीं है। 9th में तो आप कॉपी बनाए थे, तो कैसे बनाए थे? प्रश्न उत्तर लिखते थे आप। शिक्षक जो है वो आपको बोल बोल करके प्रश्नों के उत्तर लिखवाते थे, तो आप हिंदी की कॉपी में उन प्रश्नों के उत्तर लिखते थे। फिर जब व्याकरण पढ़ाते थे तो उसी में आगे आप व्याकरण लिखते थे। फिर जब पाठ पढ़ाते थे तो उसी में आगे आप पाठ लिखते थे। तो इसी तरह से इस साल भी बनाना है। आप एक हिंदी की कॉपी बना लीजिए और प्रश्न उत्तर उसमें लिखिए। अगर आपको कविताओं का अर्थ समझ में आ गया है तो आप कविताओं के अर्थ भी नोट कर लीजिए। बहुत अच्छी बात है कि आप कविताओं के अर्थ लिख लेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। लिख लेंगे तो बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, लिख लेंगे तो आप उसे याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप कॉपी बना लीजिए और मैं आपको समय दे रहा हूं। आप आराम से कॉपी बना लीजिए, 2-3 दिन का समय ले लीजिए और मैं इसी एक हफ्ते में आपकी कॉपी जांचूंगा। ठीक है? और कोई परेशानी हो तो आप मुझे फिर से लिखिए, मैं फिर से आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों? तो ये कविता तो यहीं समाप्त हुई और हमारे पास मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरी घड़ी है जो ये बता रही है कि अभी 10 मिनट का समय है। तो क्यों ना कुछ प्रश्नों पर बातचीत कर ली जाए बच्चों। तो कुछ 2-3 प्रश्न पर हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ प्रश्न मैं आपको उत्साह से मैंने कुछ प्रश्न विशेष लिखे थे, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। अब उत्साह से प्रश्न तो मेरे पास नहीं बचे हैं। अट नहीं रही है से कुछ प्रश्न जो है वो इस प्रश्न और अभ्यास में नहीं दिए हैं, उसे आप देख लीजिए। जैसे कि अट नहीं रही है से क्या तात्पर्य है? कवि ने जो कविता का शीर्षक दिया है अट नहीं रही है, इसका क्या अर्थ है? आशय स्पष्ट कीजिए। आता है ना ये प्रश्न, अक्सर 9th में जब आप पढ़ रहे थे तो हिंदी में ऐसे प्रश्न आया करते थे, आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब अर्थ, आप उससे क्या समझते हैं? तो अट नहीं रही है, इसका क्या आशय है? फिर ये प्रश्न उठ सकता है कि कवि कहते हैं कि फागुन का सौंदर्य मेरे तन से सट नहीं रहा है, इसका क्या अर्थ है ना? ये भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर पूछा जा सकता है कि फागुन में जो हवाएं चलती हैं वह किस तरह की होती हैं? फागुन में जो वातावरण होता है वह किस तरह का होता है? कविता के आधार पर लिखिए। तो जब भी, एक बात समझ लीजिए, जब भी प्रश्न ऐसा आता है कि कविता के आधार पर लिखिए या पाठ के आधार पर लिखिए, तो ये जरूरी हो जाता है कि पाठ की 1-2 लाइनों को आप वहां पर लिखिए। अगर पूछा जा रहा है कि कविता के आधार पर लिखिए कि फागुन की हवाएं कैसी हैं, तो आपको कविता की 2 पंक्तियां लिखनी पड़ेंगी। जैसे कौन सी पंक्ति आप यहां लिखेंगे कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि फागुन की हवाएं अत्यंत सुंदर, निर्मल, पारदर्शी, अत्यंत प्राणवायु से भरी हुई हवाएं हैं। सुगंध से, फूलों की खुशबुओं से भरी हुई हवाएं चल रही हैं। ठीक है? फिर प्रश्न उठता है कि कवि फागुन के सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहता है लेकिन क्यों नहीं हटा पा रहा है? तो मैंने आपको बताया, याद आ रहा है ना? इधर भी हर तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य है, तो आंख कैसे हटेगा? फिर अगला प्रश्न आ सकता है कि फागुन के मौसम में किन किन रंगों की विशेषता होती है? हरे रंग की, लाल रंग की, केसरिया रंग की, सफेद रंग की, नाना प्रकार के फूल खिले रहते हैं। जितने रंगों के फूल आपको याद आ रहे हैं आप लिखिए। अब ऐसा नहीं कि जो फूल जाड़े में खिलते हैं वो आप वसंत में लिख देंगे, गलत हो जाएगा। फिर हो सकता है ये प्रश्न आ जाए कि कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम्हारा जो ये आकाश है वह पर हो जाता है? तो आपको उसका आशय भी स्पष्ट करना होगा। फिर कवि कहते हैं कि पाट पाट शोभाश्री, इसका क्या अर्थ है? तो आपको बताना होगा कि सौंदर्य की जो देवी हैं, साम्राज्ञी हैं, उनका साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ है ना? फिर पट नहीं रही है, इसका क्या अर्थ हुआ? पट नहीं रही है का अर्थ है कि कवि जो है वो सौंदर्य की देवी से मित्रता करना चाहते हैं, सौंदर्य की देवी से बात करना चाहते हैं, सौंदर्य की देवी को समझना चाहते हैं, लेकिन यह सब कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि कहीं देवी दिख नहीं रही हैं, तो पट नहीं रही हैं, इसलिए कहता है कवि, है ना?
तो इस तरह के सवालात जो है वो अट नहीं रही है, कविता से उठते हैं। ठीक है, बाकी तो ये जो प्रश्न और अभ्यास दिया हुआ है बच्चों, ये प्रश्न और अभ्यास अब हमारा जो अगला वीडियो है उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे। तो 2 भाग हो गए, तीसरे भाग में हम प्रश्न और अभ्यास लिखेंगे। और इसके बाद की जो मेरी रणनीति है बच्चों वो ये है कि हम लोग कृतिका से एक पाठ पढ़ेंगे। कृतिका सीधे उठाएंगे, उससे एक पाठ पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, फिर उसका प्रश्न और अभ्यास लिखेंगे। और कृतिका से पढ़ने के बाद फिर हम सीधे व्याकरण की ओर चले जाएंगे। व्याकरण में मुझे याद है मैंने वाक्य विचार वीडियो बना के आपको भेजा था, वहां तक आप पढ़ लिए हैं। अब हम वाच्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। मुझे लगता है कि वाच्य मैं एक बार देख लूंगा कि मैंने उसे पढ़ाया है कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप वाच्य पढ़े हैं कि नहीं, तो हम उसमें से जो भी वाक्य के बाद जो भी अगला टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अभी तो आप देख ही ले रहे हैं, इसके बाद दिन भर का समय रहता है, शाम का समय रहता है, थोड़ा थोड़ा करके देखिए, इससे भी हो सकता है। और समझने की कोशिश करिए। किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपकी हर परेशानी को जो पाठ से संबंधित है उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करूंगा। फिर एक बात मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों कि अटेंडेंस बिल्कुल ईमानदारी से दीजिए। देखिए, परीक्षाओं में उपस्थिति बहुत मायने रखती है, आप कितना प्रतिशत उपस्थित हैं, है ना। तो जो भी शिक्षक पढ़ाने आ रहे हैं, मैं आपका क्लास टीचर भी हूं 10th E के बच्चों का, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी शिक्षक पढ़ाने आ रहे हैं उनको अपनी उपस्थिति दीजिए, सभी का क्लास अटेंड करिए, किसी के क्लास को आप बंक मत करिए। देखिए, ऐसा है कि ऑनलाइन पढ़ाई में हम आपको सीधे सीधे तो देख नहीं रहे हैं, तो यदि आप कहते हैं कि अरे कौन पढ़े, अटेंडेंस लगा देते हैं और चले जाते हैं, तो आप मुझे बताइए नुकसान किसका हो रहा है? क्या मेरा नुकसान हो रहा है? ये आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आप अपना नुकसान मत करिए, बहुत गंभीरता से पढ़िए। ये जो दौर है बच्चों, इसमें ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। और इसी पढ़ाई से अपने आप को मजबूत करिए। और ये जो वीडियो है वो तो आपकी हमेशा के लिए संपत्ति हो गई। जब भी आपको कोई परेशानी हो आप इसे सुन लीजिए, है ना। तो बहुत अच्छा है बच्चों, हम लोग अभी लगभग 1 घंटे एक साथ रहे और फिर अगले वीडियो में हम अगले पाठ के साथ मिलेंगे। आप सब बहुत धैर्य से इस कक्षा में बैठे रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।